हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। जैसा कि सभी को पता है, हम बिहार पीसीएस की हिस्ट्री की पीवाईक्यू सॉल्व करा रहे हैं। उसी क्रम में आज आपका नेक्स्ट क्लास आपके सामने है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। आप सभी लोग कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। हर क्वेश्चन के बीच में आपको 10 से 20 सेकंड का गैप दिया जाएगा। आप लोग कमेंट में उसका आंसर करते रहिएगा। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है, विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने, किसकी बात हो रही है? विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? किसकी बात हो रही है? विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय की बात हो रही है। इन्होंने गोलकुंडा का युद्ध किसके साथ लड़ा था? किसके साथ इन्होंने गोलकुंडा का युद्ध लड़ा था? कुली कुतुब शाह। किसके साथ? कुली कुतुब शाह के साथ इन्होंने गोलकुंडा का युद्ध लड़ा। विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने किसके साथ? सुल्तान कुली कुतुब के साथ, कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। गोलकुंडा में कौन सा? कुतुब शाही वंश की स्थापना। किसकी? कुतुब शाही वंश की स्थापना किसने की थी? कुली कुतुब शाह ने की थी। किसकी? कुली शाही वंश की स्थापना कुली कुतुब शाह ने की थी। ठीक, कुली शाह वंश की स्थापना कुली कुतुब शाह ने की थी। कुली शाही वंश की स्थापना। क्लियर है? चलिए, ठीक। जब कृष्णदेवराय, कौन? कृष्णदेवराय उड़ीसा के साथ युद्ध में व्यस्त थे, तब कुतुब शाह ने क्या किया? विजयनगर की सीमा पर स्थित क्या पांगल और गुंटूर के दुर्ग पर इसने आक्रमण किया। उसके बाद वारंगल, कोंडविडु आदि जो जिले थे, ये दोनों जिले इसको जीत लिए। उसके पश्चात उसने विजयनगर पर आक्रमण करने का प्रयास किया। कृष्णदेवराय और कुतुब शाह के बीच क्या हुआ? संघर्ष हुआ। कृष्णराय और कुतुब शाह के बीच जब संघर्ष हुआ तो उसमें कौन विजय हुआ? उसमें विजय हुए कृष्णदेव राय। कौन? कृष्णदेवराय विजयी हुए। कुतुब शाही सेना क्या हुई? पराजित हुई। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए, अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था। किसकी? विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? किसकी? विजयनगर साम्राज्य की जो वित्तीय व्यवस्था थी, इसकी मुख्य विशेषता क्या थी? मुख्य विशेषता भू राजस्व। क्या थी? वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता भू राजस्व थी। बात करें विजयनगर राज्य की, तो जो इसकी आय कहाँ से? इसकी आय विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होती है। जैसे भू राजस्व हो गया, संपत्ति कर हो गया, व्यापारिक कर, व्यवसायिक कर, ऐसे बहुत सारे कर थे। उद्योग पर लगाए जाने वाले कर, सामाजिक कर, सामुदायिक कर, ऐसे सारे बहुत सारे कर थे जिसके लिए जो कर लगाए जाते थे उससे इनकी क्या कहती थी? इनकी वित्तीय व्यवस्था थी, उसकी राजस्व आती थी। ठीक है? और अपराधों के लिए भी क्या किया जाता था? अर्थदंड लगाया जाता था। ठीक। और भूमि की क्या कहती? भली भांति सर्वेक्षण किया जाता था। उपज का 1/6 भाग, कितना? उपज का जो 1/6 भाग था भूमि कर के रूप में वसूल किया जाता था। किसमें? उपज का 1/6 भाग, कितना? 1/6 भाग क्या किया जाता था? भूमि कर के रूप में वसूल किया जाता था। ठीक। शिष्ट मतलब भूमिकर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। शिष्ट का मतलब क्या होता है? भूमिकर होता है। नामक राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। क्या? जो शिष्ट आयकर था वो कैसा था? शिष्ट कर भूमिकर जो था राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। बात करें केंद्रीय राजस्व विभाग की, तो वह कितने? 58। कितने? 58 मतलब अष्ठावन मतलब, या फिर 58 कहा जाता था इसको। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? कौन सा साम्राज्य? विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? बिहार पीसीएस प्री 2017 का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। बिहार पीसीएस प्री 2017 का क्वेश्चन है। तो विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ पर मिलता है? कहाँ पर विजयनगर साम्राज्य का अवशेष मिलता है? कहाँ पर? हम्पी में विजयनगर साम्राज्य का अवशेष मिलता है। हम्पी के खंडहर कहाँ? हम्पी के खंडहर वर्तमान कर्नाटक में। कहाँ पर? वर्तमान कर्नाटक में स्थित है। ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की बात करें, विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं। विजयनगर साम्राज्य क्या है? प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व कौन करता है? विजयनगर साम्राज्य करता है। विजयनगर काल में बना जो विरूपाक्ष का मंदिर है, किसका? जो विरूपाक्ष मंदिर है यहाँ पर स्थित है। कहाँ पर? यहीं पर स्थित है। हम्पी क्या है? यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया। किसको?
हम्पी को जो है यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी भी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन होगा तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्ज दीवाने अर्ज कौन सा दीवाने अर्ज विभाग संबंधित था? दीवाने अर्ज विभाग किससे संबंधित था? 62 ठीक है 60 से 62 हुई, दोनों विपक्षी प्री 2016 का क्वेश्चन है। तो दीवाने अर्ज विभाग किससे संबंधित था? दीवाने अर्ज विभाग संबंधित था किससे? रक्षा विभाग से संबंधित था दीवाने अर्ज। दीवाने खारिज अथवा आरिज मुमलिक, कौन सा दीवाने खारिज अथवा आरिज मुमलिक? सल्तनत काल में सैन्य विभाग का कैसा? सल्तनत काल में सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था और आरिज मुमलिक का क्या है? विभाग ही दीवाने अर्ज कहलाता था। क्या? आरिज ए मुमलिक का जो विभाग है वही दीवाने अर्ज कहलाता था। इस विभाग की स्थापना किसने? इस विभाग की स्थापना किसने? बलबन ने की थी। इस विभाग की स्थापना किसने की थी? इस विभाग की स्थापना बलबन ने की थी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? कौन सी? शिवाजी की राजधानी कौन सी थी? बिहार पीसीएस प्री 2015 का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। शिवाजी की राजधानी कौन सी थी? शिवाजी की राजधानी रायगढ़ थी। 1674 ईस्वी में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कराया, छत्रपति की उपाधि धारण की। 1674 ईस्वी में कब? 1674 ईस्वी में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कराया। उसी टाइम में इन्होंने क्या किया? छत्रपति की उपाधि धारण की और रायगढ़ को क्या किया? रायगढ़ को इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी। किसने? शिवाजी ने अपनी राजधानी बनाई थी। ये युग उस युग के महान विद्वान बनारस के पंडित, ठीक है, उस युग के जो महान विद्वान बनारस के पंडित थे कौन? विश्वेश्वर उर्फ गंगा भट्ट। कौन? विश्वेश्वर उर्फ जिसको गंगा भट्ट भी कहा जाता था। उन्हें क्षत्रिय घोषित करते हुए क्या किया था उन्होंने? उनका राज्याभिषेक कराया था। चलिए अगला क्वेश्चन है बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? किसकी बात हो रही है? बहमनी राज्य की बात हो रही है। तो बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? सभी लोग कमेंट में भी आंसर बताते रहेंगे। किसकी बात हो रही है? अलाउद्दीन हसन। बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? अलाउद्दीन हसन था। बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? अलाउद्दीन हसन था। दक्कन ए अमीरान, किसकी बात करें? दक्कन ए अमीरान या सदाह के विद्रोह के परिणाम स्वरूप क्या हुआ था? मोहम्मद बिन तुगलक। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में के अंतिम दिनों में। कब? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में क्या हुआ था? बहमनी साम्राज्य। कौन सा? बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी। ठीक। जफर खान जिसको हसन गंगू 1347 से 1358 ईस्वी में नामक क्या हुआ था? एक सरदार ने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह कैसे? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण करके 1347 ईस्वी में, कब? 1347 ईस्वी में क्या किया? सिंहासनारूढ़ हुआ, मतलब सत्ता पर आसीन हुआ, सत्ता पर बैठा और गद्दी पर बैठा और बहमनी साम्राज्य की इसने नींव डाली थी। उसने क्या किया? उसने गुलबर्गा किसको? गुलबर्गा को अपने नव संस्थापित साम्राज्य की राजधानी बनाया और उसका नाम क्या रखा? एहसानाबाद। इसका नाम क्या रखा? एहसानाबाद रखना। अपने साम्राज्य के शासन के लिए क्या किया? अपने साम्राज्य के शासन के लिए उसने इसे चारों तरफों और प्रांतों से क्या किया? विभाजित किया। ठीक, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करें गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर, ये क्या है? प्रत्येक प्रांत क्या है? एक शासक के अधीन थे। किसके? गुलबर्गा का प्रांत सबसे महत्वपूर्ण था। इसमें बीजापुर भी सम्मिलित था। कौन सा? गुलबर्गा का जो प्रांत था सबसे महत्वपूर्ण था। इसमें कौन सा? इसमें बीजापुर भी गुलबर्गा में कौन? गुलबर्गा में बीजापुर भी सम्मिलित था। क्लियर? दक्षिण के हिंदू शासकों की अगर बात करें, दक्षिण के जो हिंदू शासकों को इसने क्या किया? अपने अधीन कर लिया था। दक्षिण के जो हिंदू शासक थे उनको इन्होंने अपने अधीन किया और उनके अनुयायियों को, किसको? उनके अनुयायियों को पद और जागीर, क्या? पद और जागीर प्रदान करने की नई प्रथा प्रारंभ की। किसकी? पद और जागीर प्रारंभ करने की, देने की, पद और जागीर प्रदान करने की, देने की नई प्रथा प्रारंभ की। उसने हिंदुओं से जजिया न लेने का आदेश दिया। क्या? हिंदुओं से जजिया न लेने का आदेश दिया था। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? कौन सी? सरंजामी प्रथा, ध्यान दीजिएगा। सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? तो सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? मराठा भू राजस्व प्रथा। किससे? मराठा भू राजस्व प्रथा से संबंधित थी सरंजामी प्रथा।
मराठा काल में सरंजामी प्रथा भू राजस्व प्रशासन से संबंधित थी। इस काल में मराठा जागीरदारों को किसको, मराठा जागीरदारों को सरंजामी भूमि, कौन सी भूमि, सरंजामी भूमि उनके निर्वाहन के लिए प्रदान की जाती थी। किसके, उनके जीवन यापन या फिर उनके निर्वाहन के लिए प्रदान की जाती थी सरंजामी भूमि। आइए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर, किसमें, कौन जो है भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है। ठीक, कौन जो है भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है। भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को कौन इंगित करता है, आइए देखते हैं। खराज, खुम्स, उष्ट्र, मुक्तई, तो कौन इंगित करता है, खराज करता है और उष्ट्र और मुक्तई। तो ऑप्शन डी 1, 3 और 4, 1, 3 और 4, ठीक, 1, 3 और 4। खराज, उष्ट्र और मुक्तई क्या है, भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करते हैं। जबकि खुम्स, कौन, खुम्स भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर नहीं था, अपितु खुम्स क्या है, लूट का धन था। खुम्स क्या था, खुम्स लूट का धन था, या भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर नहीं था। खुम्स क्या है, युद्ध में शत्रु राज्य की जनता में जो लूट से प्राप्त होता था उस वह धन था। इस लूट का 4/5 भाग कौन, इस लूट का जो 4/5 भाग होता था सैनिकों में बांट दिया जाता था, और जो शेष 1/5 भाग होता था राजकोष में जमा होता था। कहाँ पर, राजकोष में जमा होता था। किंतु अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ने 4/5 भाग क्या किया, राजकोष को दिया, और शेष 1/5 भाग सैनिकों को बांटा था। क्लियर। सिकंदर लोदी ने क्या किया, गड़े हुए खजाने से कोई हिस्सा नहीं लिया था। सिकंदर लोदी ने जो गड़े हुए खजाने थे इनसे कोई हिस्सा नहीं लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान में, ठीक, किस सुल्तान ने, ठीक है, जमीन में फसल की नपाई, किसका, जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया है। किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया है। किसने आधा राजस्व के रूप में दावा किया है, अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन सी, किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने आधा राजस्व के रूप में दावा किया। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का क्या था, पहला सुल्तान था जिसने भू राजस्व नीति में, कहाँ पर, भू राजस्व नीति में कुछ परिवर्तन किए थे। कुछ क्या, कुछ सारे परिवर्तन क्या किए थे अलाउद्दीन खिलजी ने। जो कुछ परिवर्तन किए थे कौन कौन से थे, उसने उपज का 50%, किसका, उपज का 50% भू राजस्व के रूप में निश्चित किया। किसमें उपज का जो 50% था भू राजस्व के रूप में निश्चित किया, जिसे अनाज के रूप में लेने के लिए जोड़ दिया गया। किसमें, अनाज के रूप में लेने के लिए जोड़ दिया गया, किसके द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ठीक है। इससे पूर्व क्या हुआ, इससे पूर्व बलबन ने, किसने, इससे पूर्व बलबन और इल्तुतमिश ने, किसने, बलबन और इल्तुतमिश ने भू राजस्व उपज की 1/3 दर से अधिक नहीं लिया था। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भी भूमि कर की दर अलाउद्दीन की भांति क्या थी, 50% ही थी। लेकिन जहां कौन, लेकिन जहां पर अलाउद्दीन ने राजस्व निर्धारण भूमि पैमाइश के आधार पर किया था, वहीं अगर बात करें मोहम्मद बिन तुगलक की, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने बिना क्या किया, बिना पैमाइश के अनुमान के आधार पर राजस्व निर्धारित किया था। क्लियर। बिहार पीसीएस 2018 का क्वेश्चन है प्री का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे। कौन, शेख बहाउद्दीन जकारिया जो है किस संप्रदाय के थे। बिहार पीसीएस प्री 2018 का क्वेश्चन है। किसकी बात हो रही है, सुहरावर्दी संप्रदाय से। किससे, शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय से थे, सुहरावर्दी संप्रदाय से थे शेख बहाउद्दीन जकारिया। 1182 से 1262 ईस्वी तक। कब से कब तक, 1182 से 1262 ईस्वी तक इनका संप्रदाय। ठीक है। कौन सा, सुहरावर्दी संप्रदाय से संबंधित थे, प्रारंभ हुआ था। ठीक है। 1182 से 1262 तक। सूफियों के इस संप्रदाय में क्या हुआ था, सूफियों के इस संप्रदाय में शेख सदरुद्दीन आरिफ, कौन, शेख सदरुद्दीन आरिफ, शेख रुकनुद्दीन, अबुल फतह, शेख जलालुद्दीन सुर्ख, ये सब हुए थे। इस संप्रदाय के जो संत थे सुखमय जीवन पर बल देते थे। कैसे, इस संप्रदाय के संत जो है सुखमय जीवन पर बल देते थे। क्लियर है। ये धन और संपत्ति को क्या करते थे, साधना में बाधक नहीं मानते थे। धन और संपत्ति को साधना में बाधक नहीं मानते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
आइए, इन शासकों में से किसने अपने सैन्य टुकड़ियों को 200, 250, 500 की इकाइयों में विभाजित किया? किसने जो है 200, 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? किसने? उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई होगा। क्यों? क्योंकि बात करते हैं, आइए देखते हैं। अगर इस्लाम शाह कौन था? इस्लाम शाह शेर शाह का पुत्र था। किसका? इस्लाम शाह शेर शाह का पुत्र था। इस्लाम शाह ने पूरे उत्तर भारत में लगभग 8 वर्षों तक शासन किया। कितने? लगभग 8 वर्षों तक शासन किया था इस्लाम शाह ने। ठीक। और इसकी मृत्यु कब हुई? 1553 में हुई। इस्लाम शाह ने क्या किया? इस्लाम शाह ने ही अपनी सैन्य टुकड़ियों को 50, 200, 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया था। ठीक। तो अगर इस्लाम शाह ने किया तो संभवतः शेर शाह के समय में भी विभाजन की ही प्रणाली रही होगी। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या मान लिया गया है? इसलिए इसका ऑप्शन ई मान लिया गया है। क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जवाबित का संबंध किससे था? किसकी बात हो रही है? जवाबित का संबंध किससे था? इसमें से किससे जो है जवाबित का संबंध था? आइए देखते हैं क्वेश्चन। जवाबित का संबंध किससे था? जवाबित का संबंध था राज्य कानून से। किससे? जवाबित का संबंध किससे था? राज्य कानून से था जवाबित का संबंध। अगला क्वेश्चन है, सल्तनत काल के सिक्के। ठीक, सल्तनत काल के सिक्के टंका। कौन से सल्तनत काल के सिक्के? टंका, सासगनी एवं जीतल किन धातुओं के थे? कौन कौन से? टंका, सासगनी और जीतल जो है किन धातुओं के थे? तो किन धातुओं के थे? चांदी और तांबा। कौन कौन से धातुओं के थे? टंका, सासगनी एवं जीतल किन किन धातुओं के थे? चांदी और तांबा के थे। ठीक। सल्तनत काल में जो टका, चांदी और जीतल है तांबे का बना होता था। किसके? तांबा का बना होता था। ये दोनों सिक्के किसके द्वारा? ये दोनों सिक्के इल्तुतमिश द्वारा प्रचलित किए गए थे। किसके द्वारा? इल्तुतमिश द्वारा प्रचलित किए गए थे। सासगनी भी चांदी का सिक्का था। टंका और जीतल का अनुपात कितना था? 1:48 का था। भारत में कागज का प्रयोग कब से कब प्रारंभ हुआ? किसका? कागज का। कागज का प्रयोग कब से कब प्रारंभ हुआ है भारत में? कागज का प्रयोग कब से कब प्रारंभ हुआ? 12वीं शताब्दी से। कब? भारत में कागज का प्रयोग, विश्व में सर्वप्रथम कागज का आविष्कार कहां पर हुआ था? विश्व में सर्वप्रथम कागज का प्रयोग चीन में हुआ था। कहां पर? चीन में हुआ। भारत में कागज का प्रयोग 12वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ। आशुतोष संग्रहालय कलकत्ता में। कहा? आशुतोष संग्रहालय कलकत्ता में 1105 ईस्वी में। कहां पर? आशुतोष संग्रहालय, ठीक, कलकत्ता। आशुतोष संग्रहालय कलकत्ता में कहां पर? 1105 ईस्वी में। कब? 1105 ईस्वी में। क्या कह रहा था? पेपर को संरक्षित किया गया। इसका शीर्षक क्या है? पंचरक्षा इसका शीर्षक है। भारत में कागज का सबसे प्राचीन प्रमाण है। कौन सा? भारत में कागज का क्या है? सबसे प्राचीन प्रमाण यही है। ठीक। आशुतोष संग्रहालय, पंचरक्षा नाम दिया गया था उसको। ठीक। तबकात-ए-नासरी का लेखक कौन था? किसकी बात हो रही है? तबकात-ए-नासरी का लेखक कौन था? मेरे ख्याल से सभी को पता होगा, मैंने कई बार बताया है। मिनहाज-उस-सिराज। कौन था? तबकात-ए-नासरी का लेखक कौन था? मिनहाज-उस-सिराज का ग्रंथ है तबकात-ए-नासरी, जो सुल्तान किसको? नसीरुद्दीन को समर्पित है। किसको? सुल्तान नसीरुद्दीन को समर्पित है। यह ग्रंथ 23 अध्यायों में है। कितने? 23 अध्यायों में है। रॉबर्टी ने क्या किया? इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया है। किसने? रॉबर्टी ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया है। ठीक। इस पुस्तक में मोहम्मद गोरी की भारत विजय का प्रत्यक्ष वर्णन मिलता है। किसका? मोहम्मद गोरी की भारत विजय का इसमें प्रत्यक्ष वर्णन मिलता है। किसमें? तबकात-ए-नासरी में मोहम्मद गोरी की भारत विजय का क्या मिलता है? प्रत्यक्ष वर्णन मिलता है। ज्ञाता है कि मिनहाज क्या था? प्रथम इतिहासकार है जिसने यह कहा कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम की मुद्राएं प्रसारित की है और खुतबा पढ़वाया था। किसने कहा था? मिनहाज जो है ऐसा कहने वाला प्रथम इतिहासकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी भक्ति संतों
किसकी? सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी। कौन सी विशेषता सभी भक्ति संतों के मध्य कौन समान थी? कौन सी? अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। ये क्या थी? सब में महान, ये सब में एक समान विशेषता थी। इन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसमें वो उनके भक्त समझते थे। भक्ति आंदोलन के संतों का आचार बहुत ऊंचा था। क्या था? उनका बहुत ऊंचा आचार था। ठीक, उसमें बहुतों ने, किसने? उसमें से बहुतों ने देश का भ्रमण किया और वह कई प्रकार के लोगों से मिले जिनके भिन्न विचार थे। इनमें से बहुत सारे लोग थे जिनके अलग अलग भिन्न थे, अलग अलग मत थे। तो ये लोग भ्रमण करते रहते थे, तो कई लोगों से मिलते रहते थे। ठीक है, अलग अलग विचार थे लोगों के। उन संतों ने क्या किया? साधारण लोगों की भाषाओं को उन्नत करने में अपना योगदान दिया। उन्होंने जैसे हिंदी, पंजाबी, बांग्ला, तेलुगु, कन्नड़, तमिल, इन सभी भाषाओं की उन्नति में भी बहुत योगदान दिया है। भक्ति आंदोलन के संत जो थे क्या किए? इन्होंने अपने उपदेश में क्षेत्रीय भाषाओं में देते थे। जो जिस भाषा से बिलोंग करता था उसी भाषा में अपना उपदेश भी देते थे। सभी अपने अपने क्षेत्रीय भाषाओं में उपदेश देते थे ताकि क्या हो, वहाँ के लोग उनके उपदेश को आसानी से सुन और समझ सकें और उसका अनुसरण कर सकें। यही इसका मेन उद्देश्य था। ठीक है, इस कारण क्या हुआ था? क्षेत्रीय भाषाओं का भी विकास हुआ था। ठीक, इन्हीं संतों के कारण भी समझिए, एक हिसाब से संतों के कारण भी क्षेत्रीय भाषाओं का विकास में बहुत सारा योगदान था, क्योंकि जो भी अपने उपदेश देते थे क्षेत्रीय भाषाओं में ही देते थे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का, किसका? किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया? किसका? मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया। 68 बीपीएससी प्री 2023। ठीक है, मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया है। किसकी बात हो रही है? हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर, पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी, पानीपत का द्वितीय टीपू सुल्तान और मराठा उपयुक्त में से एक से अधिक। क्या हो जाएगा? किस युद्ध का मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया? पानीपत का द्वितीय, टीपू सुल्तान और मराठा। ठीक है, ऑप्शन सी में सही उल्लेख नहीं किया गया है। क्यों? किसकी बात हो रही है? पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध नवंबर 1556 में सम्राट हेमचंद्र द्वितीय, हेमू, किसके? हेमू और अकबर की सेना के बीच लड़ा गया था। किसके बीच? पानीपत का द्वितीय, हेमू और अकबर की सेना के बीच लड़ा गया था। किसके? हेमू और अकबर की सेना के बीच लड़ा गया था 1556 में, नवंबर 1556 में। ठीक, 1556 में लड़ा गया था। इसमें क्या हुई? अकबर की सेना विजयी थी। कौन? अकबर की सेना विजयी रही थी। दिल्ली सल्तनत के दौरान, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल किनके लिए किया गया? किसका? मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल किनके लिए किया गया है? किसकी बात हो रही है? मुकद्दम या चौधरी पद का गांव के सरपंच के लिए किया गया था। बिहार पीसीएस प्री 2023 का क्वेश्चन है। कब का? बिहार पीसीएस प्री 2023 का क्वेश्चन है। क्लियर है? किसकी बात हो रही है? दिल्ली सल्तनत के दौरान जो खुदा, मतलब ये मुकद्दम या चौधरी है, इनके जो शब्द हैं ये गांव के सरपंच के लिए उपयोग किया जाता था। किसके? गांव के सरपंच के लिए उपयोग में लाए जाते थे, जो सल्तनत काल के क्या है, राजस्व एकत्र करने का भी काम करते थे। सल्तनत काल का राजस्व एकत्र करने का काम करते थे ये लोग। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, तबकात ए अकबरी, बिहार पीसीएस प्री 2023 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है? तबकात ए अकबरी, जिसे क्या है, कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय, किससे? अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है। किसके द्वारा लिखा गया है? कौन सा? तबकात ए अकबरी। बिहार पीसीएस 2023 का क्वेश्चन है ये। किसके द्वारा लिखा गया है? निजामुद्दीन अहमद। किसके द्वारा? निजामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। निजामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखा गया है। कौन सा? तबकात ए अकबरी की रचना निजामुद्दीन अहमद के द्वारा की गई थी। मुगल कालीन इतिहास को जानने में क्या हुआ था? इस साहित्य की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है।
मुगल इतिहास को जानने के लिए बहुत सारे स्रोत उपलब्ध हैं, लेकिन इस साहित्य की भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। तबकात ए अकबरी की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। इसको किसने लिखा था? इसको लिखा था किसने? निजामुद्दीन अहमद ने इसको लिखा है। तबकात ए अकबरी को निजामुद्दीन अहमद ने लिखा है। मेरे ख्याल से किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगर किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरह का कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक, आज के क्लास के लिए इतना ही। ठीक है, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। ठीक है, जो भी बच्चे चैनल पे नए आ रहे हैं प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।